अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग व्यूज़ में हूं मोहम्मद मालिक। पिछले 2-3 दिन से एक नया तमाशा शुरू हो गया और लोग कह रहे हैं कि जी अब एटीट्यूड ले लिया है पीपल्स पार्टी ने, आवर वे और द हाईवे। और उसका पहला जो पत्थर है वो फेंका बिलावल भुट्टो साहब ने, जब उन्होंने कहा है कि भाई ये करो आइदर और, बजट में ये पैसे देंगे तो आगे बात चलेगी। और आज लग रहा है कि ब्लिंक कर गई है फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल कर दी। फिर इसहाक डार साहब ने हाउस के अंदर भी कहा कि जी जारी बातचीत चल रही है, आज हम दोबारा बैठ रहे हैं, दिस थिंग विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन इन द मीन टाइम काफ़ी सख्त किस्म के बयानात एक्सचेंज हुए हैं। और आपने अजीज चंद साहब की भी बात सुनी, उन्होंने तो उससे भी 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा जी झगड़ा अपना नहीं है, इनका अपना ही एंड शी का मसला है। वो क्या है, वो बेसिकली जो बार बार इशारा किया जाता है शरीफ फैमिली के अंदर कि जी मरीम नवाज़ का क्या रोल होगा और शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का क्या रोल होगा, ये क्लियर एक उसके ऊपर था। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही हमने देखा कि कल 20 तारीख है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो भी एक शो डाउन चल रहा है। वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, और वहाँ पे नजम सेठी साहब इस वक्त इंकम्बेंट चेयरमैन हैं। और क्लियरली आपको याद होगा, इनकी तस्वीरें भी लगी थी, नवाज शरीफ साहब के काफ़ी क्लोज हैं और वहीं से उनकी आशीर्वाद हुई थी। लेकिन अब पता ये लग रहा है कि आसिफ जरदारी साहब हैज़ पुट हिज फुट डाउन और उन्होंने ज़का अशरफ साहब का नाम दे दिया। और 2013 में इफ़ आई मे रिकॉल, इनका बड़ा तब भी एक झगड़ा चला था, कोर्ट से वो डिस्को हटा दिया गया, फिर कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई, एंड एनीवे ज़का अशरफ वाज शोन द डोर एंड सेठी साहब वाज मेड द चेयरमैन। अब कल इसको भी सारे लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। पीपल्स पार्टी ने वैसे एक बारीक वारदात की, अभी नादिर मलिक मलिक साहब अपने जो थे चेयरमैन नादरा, तारिक मलिक, उनके जब ये इस्तीफे की बात हुई, रादर सैकिंग थी विच वाज टर्न्ड इनटू के जी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कुछ शोर डाला और कि जी हमने पहले अपॉइंट किया था, इनको रहने दें। वहाँ पे आर्गूमेंट PMLN की तरफ से आया कि देखें जो वजारतें हैं वही फैसले करेंगी अपनी पोस्ट की। एंड आई थिंक दिस वाज अ ट्रैप जिसमें PMLN वॉक स्ट्रेट इनटू इट। पीपल्स पार्टी ने शोर डाल के 2 कदम पीछे हट गए, और अब जब PCB चेयरमैन की बात हुई तो उस पर वही आर्गूमेंट पीपल्स पार्टी ने मेरी इत्तला के मुताबिक इनको दे दिया है, हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी मर्जी। सो अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। इन द मीन टाइम प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन इख्तलाफात पे बात करेंगे, और सेकंड हिस्से में मैं बात करेंगे जो अभी आज़रबाईजान से डील हुई है LNG की। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं, कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। शायद खान साहब ने अपने रास्ते अलहदा कर लिए हैं, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि डील गवर्नमेंट के इशू से ज़्यादा एक लाहौर बेस्ड एनर्जी टाइकून साहब हैं, उनका भी काफ़ी रोल है इस डील को कंट्रोवर्शियल करने में। और मेरी इत्तला के मुताबिक वो आज़रबाईजान गए भी थे, और बहरहाल वो डील बन रही है कि नहीं बन पाएगी, उसको भी आज हम स्क्रूटनाइज करेंगे कि वो 2 नंबर डील है या 1 नंबर। और आने वाले दिनों में आपको मैं आज बता रहा हूँ एक स्कैंडल होने वाला है जिसमें एक स्विस कंपनी भी इन्वॉल्व है, और वो ऑयल के बारे में डील है, रिजर्वायर्स के बारे में, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत के साहबजादे शामिल हैं, लेकिन वो अभी नहीं, वो जब भुजा होने दें फिर आपसे शेयर करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट डील विद ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है एहसान मज़ारी साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब PMLN। मज़ारी साहब, पहले बिफोर वी गो टू दिस, आप दोनों के जो पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्रिकेट तो इज़ लाइक जो कहते हैं ना अंध आता है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। कल क्या हो रहा है इस मज़ारी या अपना जा रहे हैं सेठी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन शो मलिक साहब। जी ये टेम्प्रेरी मैनेजमेंट कमेटी थी एंड इनका मैंडेट था जो कि कल ख़त्म हो रहा है। एंड समरी मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले PM हाउस मूव की थी विद द रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के प्लीज़ कंसिडर द नेम ऑफ मिस्टर ज़का अशरफ, क्योंकि ये जैसे आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज, ही हमारी मिनिस्ट्री है और हम असूल पे खड़े हैं, और इधर हमारी बंदा होना चाहिए। तो ये इस पर कोई बातचीत हुई? कुछ हमें इम्प्रेशन ये भी आया था, ख़बरें चली लंदन से कि जी उन्होंने मियाँ साहब ने कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया है, तो क्या इस पर प्राइम मिनिस्टर से आपकी बातचीत हुई इस सब्जेक्ट पे? हाँ जी, लीडरशिप की बात हुई है, और PM साहब से कि हम चाहते हैं कि ज़का अशरफ साहब नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के,
और यही जो समरी है मैंने जो भेजी थी उसमें नाम लिख के भेजा था विद द रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज़ द पैटर्न ऑफ चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि ज़का अशरफ साहब के नाम को काइंडली कंसिडर किया जाए फॉर द स्लॉट। तो अब कल ये आपकी जो कमेटी है ये ख़त्म हो जाएगी जी। तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा? क्या जो इलेक्शन कमीशन है वो टेक ओवर करेंगे? देखिए जी, आज जो मेरी बात हुई 2 दफ़ा अपने पीएम हाउस रिगार्डिंग द आप समरी जो हमने भेजी हुई है उसको आप हमें वापस भेजें दो नाम से पीएम साहब से पूछ के, ताकि हम उसको बैक टू सिस्टम डाल दें, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में डाल दें। और क्योंकि कल ये ख़त्म हो जाएंगे और इनकी टेम्प्रेरी मैनेजमेंट कमेटी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंडेट 20 जून तक था, ताकि उसके बाद जो 2 नाम आएंगे उसमें से फिर एक जो होगा वो चेयरमैनशिप के स्लॉट के लिए होगा उम्मीदवार फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी, ये हम सुन रहे थे, क्या सेठी साहब की मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से? उन्हें जो मेरी रिपोर्ट्स हैं जी, उन्हें टाइम मांगने की कोशिश की है, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उनको कहा था कि आई एम बिजी, अभी मैं आपसे टाइम मिल नहीं सकता। मुलाकात नहीं हो सकती? मुलाकात उन्हें कोशिश काफ़ी दफ़ा। तो जहाँ तक आप लोग हैं, इट्स अ सेटल मैटर कि सेठी साहब कल ख़त्म हो जाएंगे एज चेयरमैन, और आप बड़ी क्लियर हैं कि ज़का अशरफ साहब भी आएंगे? आई एम वेरी क्लियर इन दैट जी। नंबर 1 ज़का अशरफ, नंबर 2 ज़का अशरफ, नंबर 3 ज़का अशरफ। चलें, अच्छा एक चीज़ और बिफोर गो, यहाँ हमने हमेशा देखा है जो भी चेयरमैन होता है उसका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेनिफैक्टर होता है, तभी वो चेयरमैन होता है। मुझे याद है रमीज़ राजा थे, तो जब उनको एक्सटेंडेड टाइम मिला बिकॉज उनको उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा सपोर्ट करते थे, जनरल बाजवा गए तो रमीज़ राजा भी चले गए। तो ये अब जो 2.5 महीने के बाद 2 महीने बाद तो आप लोग भी नहीं होंगे, तो क्या तब तक ये इलेक्टोरल प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन हो के नया चेयरमैन आ जाएगा? बिल्कुल जी, इनका कट ऑफ डेट था 10 जून, क्योंकि पहले इनको हमने दिए थे 120 डेज़ का, मेरे गालिबन का हमने नोटिफिकेशन निकाला जब हमने 2014 का क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया था। उसमें से फिर ये रमीज़ राजा साहब चले गए थे, ये आ गए थे क्या कहते हैं नजम सेठी साहब। इनका एक ही मैंडेट था, जस्ट टू होल्ड एंड कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रीजन्स के जो इलेक्शन 18 रीजन्स हैं, आप उसके इलेक्शन कंडक्ट कराएं। बट अनफॉर्चुनेटली जो टेम्प्रेरी मैनेजमेंट कमेटी थी वो खुद ही स्लॉट्स की उम्मीदवार बन गई। एंड आई पर्सनली थिंक, बट आई एम श्योर इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी। जो आपका मैंडेट था आप उससे एक्सीड कर रहे हैं। इनका खाली यही मैंडेट था, और उनका ये भी मैंडेट नहीं था कि आप किसी को हायर करें या किसी को फायर करें। और यही लेटर हमारी मिनिस्ट्री से गया हुआ है इनको कि हमें आप जवाब दें कि पिछले 4 महीने में अपने परफॉर्मेंस बताएं कि आपने क्या खर्चे किए हैं, किसको आपने हायर किया है, किसको फायर किया है। और अभी तक इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं स्पोक टू दिस इनके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा था सेठी साहब हैं नहीं, मुल्क से बाहर गए में, द रिक्वेस्ट एंड द फाइल इज़ ऑन द टेबल, जैसे ही वो आएंगे हम आपको जवाब लिख के भेजेंगे। अभी तक मिनिस्ट्री को जवाब नहीं मिला। अच्छा, ये हमें किसी ने बताया कि ये जो फॉर्मर चेयरमैन थे रमीज़ राजा साहब, उन्होंने कोई 13-14 करोड़ की कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी थी चेयरमैन के लिए। एग्जैक्टली 14 करोड़ की उन्होंने अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी थी। ये उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में उनसे पूछा गया था, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में, उधर उन्होंने इतराफ़ किया था हाँ जी मैंने ख़रीदी है। उनसे पूछा गया आपने क्यों ख़रीदी है, उन्होंने कहा कि जी मुझे थ्रेट्स आ रही थी इसलिए मैंने ख़रीदी है। 14 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्हें अपने लिए ख़रीदी थी। जी अज़मा, ये तो हो गया। आप लोगों ने अब हाथ उठा लिए सेठी साहब के ऊपर से? शुक्रिया मालिक, मुझे इस बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है कि हाथ उठाने या रखने की बात नहीं है। बात यह है कि ये ईगो का मसला नहीं होना चाहिए। रियासती इदारे, उनके अंदर होने वाली अपॉइंटमेंट्स ये मेरिट पे हों तो बेहतर होती हैं। अगर तो नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, अगर उनको उनके जो पिछला दौर था उसमें भी और जो अब जितना भी उनका टेन्योर था उसके अंदर अगर कोई बेज़ाब्तियां हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो उनको जो है बदलने का इख्तियार यकीनन मिनिस्ट्री के पास और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान के पास होना चाहिए। लेकिन जो है ये बातें कुछ और तरफ जा रही हैं। मतलब अब देखें ना, वो जो आज अभी आपने नदीम अफजल चंद साहब की जो गुफ्तगू सुनाई है उसके ऊपर मतलब मुझे बड़ी रिजर्वेशन है। एक तरफ नदीम अफजल चंद साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि वो शायद सियासत ही छोड़ दें, और कुंडी साहब जो है उनको बराबर में बिठा के जिस किस्म की गुफ्तगू उनसे करवाई गई है उसका जवाब अगर हम देने निकले तो फिर आपको पता है कि काम खराब हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान ने इस इत्तेहादी हुकूमत को बहुत मेहनत से 14 महीने से चलाया है और बहुत। लेकिन अगर मुझे एक बात बताएं, इन्होंने शुरू किया पब्लिकली, पहला साल वो फायर किया बिलावल भुट्टो साहब ने, जो पब्लिकली पहली एवरीबडी वाज शॉक्ड कि हुआ क्या है। हमारे मुल्क में सियासत में व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। क्या अब ये बन रहा है कि पीपल्स पार्टी
सेंटर की प्राइम मिनिस्टर की जॉब के लिए भी अपना क्लियर इंटरेस्ट शो कर रही है और इसीलिए आपसे डिस्टेंस होना शुरू हो गया? तो वो करें, इस पे हमें क्या इतराज है? देखिए मालिक, हमारा उनके साथ जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 13 अगस्त की रात तक है और उसके बाद जाहिर है उनको अपना इलेक्शन लड़ना है, हमें अपना इलेक्शन लड़ना है। वो वजीर आजम के कैंडिडेट हो सकते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। हम वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, हमें भी होना चाहिए। और वो जाहिर है वो आवाम जिसको वोट डालेंगे वो हो जाएगा। लेकिन इस तरह से मतलब ये जो बजट है, जो पाकिस्तान का बजट है, उन्होंने उसको आपका बजट कह दिया है, उन्होंने आपका बजट कह दिया है। मैं बात पूरी यही करने वाली हूं कि ये बजट जो है ये शहबाज शरीफ साहब के घर का बजट नहीं है या पीएमएलएन को जो है एज ए पार्टी बजट नहीं मिल रहा, ये पूरे पाकिस्तान का बजट है और वजीर आजम पाकिस्तान पाकिस्तान के वजीर आजम है। इस वक्त जो माशी मुश्किलात है, जो IMF के साथ प्रोग्राम जो है हमारा नहीं हो पा रहा, जो पाकिस्तान की इस वक्त तमाम मसाइल हैं, क्या उसके बारे में पीपल्स पार्टी को इल्म नहीं है? क्या बिलावल भुट्टो साहब जो है उसके बारे में नहीं जानते हैं? चले लेट मी गेट बिजारी साहब ऑन दिस आल्सो। असान ये बताएं, क्या आपके और अब इनके रास्ते जुदा हो गए? नहीं जी, देखिए रास्ते जुदा नहीं हुए। आप कॉलिशन गवर्नमेंट में होते हैं, आपके कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं। जो बिलावल साहब डाउन डाउन ही चल रहे हैं सारे। नहीं, वी आर होपफुल थिंग्स विल गेट पॉजिटिव टुनाइट इंशाल्लाह। देखिए जी, जो बिलावल साहब चेयरमैन साहब का जो मौक़िफ़ था कल सवात के जलसे में, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ कमिटमेंट्स की हुई थी। जो फ्लड अफेक्टीज थे हमारे सिंध के और बलूचिस्तान के लोग, हम उसको आपको विल लुक आफ्टर इट। लेकिन वो अपनी जलसे में बात करके क्लियरली वो एक प्लान था टू एम्बैरस देम, और अब ये अगर आज मान भी जाते हैं तो ये कमज़ोर दिखते हैं ना, तो आपके ये एक ब्रवाडो तो आपका चल गया ना इनके खिलाफ। देखिए, क्योंकि बार बार चेयरमैन साहब ये बात रिमाइंड कराते रहे हैं कि जो हमारे से कमिटमेंट्स की गई हैं फ्लड इफेक्टीज़ के लिए, वो जो हमारे हैं, जो आपने हमसे वादे किए हैं, काइंडली उनको पूरा करें। ये कल जलसे की बात नहीं है, बार बार रिमाइंड करा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप को, सबको। और आप समझते क्यों नहीं है जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं डार साहब, वो PM से भी जवाबदेह नहीं है, वो अपनी मर्जी के हैं, वो ही इज अ वर्ड किंगडम ऑन हिमसेल्फ, इनटू हिमसेल्फ, तो वो आप क्यों एम्बैरस करते हैं? वो जी इनका पार्टी का इंटरनल मैटर, उस पर आई वोंट कमेंट। बाकी ये कि जो हमारे जो मुतालबात हैं जायज़ हैं जी, जैसे आपने खुद कहा तारिक मलिक साहब को हटाया गया, हमने कुछ नहीं कहा, हमने क्योंकि इट कम्स नादरा कम्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आपका इस पर हक है, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने तारिक मलिक को लगाया था। मैं आ रहा हूँ, मैं उसमें आपका हक है। हमने रिक्वेस्ट की कि आप ना हटाएं, उन्होंने कहा नहीं जी हमने उनको हटाया। वैसे वो आपने बारीक वारदात की, आपको पता था कि एमी खप डालो, पीछे हट जाओ, फिर इसी दलील पे इनको मारेंगे, वो आपने इनके साथ बारीक काम किया। जी अज़मा, देखिए पहले तो बात यह है कि जो तारिक मलिक का केस है और जो नजम सेठी का केस है, बराए मेहरबानी उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कीजिए। तारिक मलिक साहब के ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज हैं, उनके ऊपर कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नजम सेठी साहब के ऊपर ऐसी कोई मामला नहीं है। प्रिंसिपल तो तय हो गया ना अज़मा, प्रिंसिपल तो तय हो गया ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला प्रिंसिपल तो हो गया ना, मेरी वजारत मेरी मर्जी। मेरी एक मिनट, हमने किसी चीज को ईगो का मसला नहीं बनाया, बिकॉज जब आप इत्तेहादी हुकूमत में होते हैं ना तो बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है, जो किया है वजीर आजम पाकिस्तान ने। अब ये K4 का मंसूबा खुद ये मुराद अली शाह की और बिलावल भुट्टो की जरा स्पीच निकाल के देखी जो K4 के मंसूबे के दौरान उन्होंने की, उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा बिल्कुल हमें पिछली गवर्नमेंट ने नहीं पूछा था, ये गवर्नमेंट हमें बहुत लेके चल रही है। सर्कुलर रेलवे का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत सारी फाइनेंसिंग हुई है, सिंध को जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। लेकिन बात यह है कि जितना आपके पास चंक है उतना ही बटेगा ना। लेकिन अच्छा मुझे बताएं आपने ईगो की बात किया, सो यू थिंक कि ये PCB वाला इशू कोई ज्यादा इशू नहीं है, मतलब कि ये सेटल्ड ही मामला है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? नहीं, देखिए मालिक, अगर हम पब्लिकली जो है वो इतनी सारी बातें सुन के, और इवन ये भी कहा गया कि हमें हिम्मत पैदा की जाए, इत्तेहादी हिम्मत पैदा करें और इलेक्शन लड़े। हालांकि वो इत्तेहादी पिछले साल मई में कह रहे थे कि बराए मेहरबानी असेंबलियां तोड़ देते हैं और नए इलेक्शन करा लेते हैं, लेकिन उस वक्त हमें बताया गया कि एक दिन बाद असेंबली नहीं टूटेगी, हम नहीं तोड़ेंगे, अपनी टर्म पूरी करेगी। वो कह रहे हैं आप में खुद आप में हौसले नहीं होते, हमें ताने मारते हैं आप। कमाल है, यही बात
यही बात है ना, बहुत सारी बातों का मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन चले अभी लेट आसान रिस्पॉन्ड, हमने इसको ग्रो किया है बताएं। और इसको 13 अगस्त तक इंशाल्लाह ताला हमें बखूबी लेके जाना, और पाकिस्तान की रियासत का बजट पास करना है, PMLN की पार्टी का बजट पास नहीं करना। रियासत का लफ्ज़ बोला कि हमें डर लगता है आजकल। हाँ ऐसा लेकिन हमारा इसमें ईगो का मसला नहीं है, इस पे प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा जी। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, इस पे हमारा प्रिंसिपल ही हमारा स्टैंड है और इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। जो हमसे फेडरल गवर्नमेंट ने वादे किए गए थे कि आपके सिंध के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम को जो ज़्यादा फ्लड में ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आज तक हमारी आप इलेक्शन मोड में चले गए हैं। इन्होंने अभी ये मियाँ साहब का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब लेट जाएंगे आप, यानी कि इलेक्शन मोड में चले गए। अब आप अपनी राहें अलग कर रहे हैं। देखिए, हर जमहूरी जमात चाहती है जब टाइम इलेक्शन का टाइम और टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पार्टी एज वेल नो लीग, तो हर कोई चाहेगा जी टाइम पे इलेक्शन हो। अच्छा, आप सारे अच्छे डेमोक्रेट्स हैं, आपने ईगो की बात की अज़मा, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की बात होगी। मैं कल से एक बयान से बड़ा परेशान हुआ हूँ, जब आपके कन्वेंशन में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो क्रिटिसाइज़ करेगा इसहाक डार को वो पार्टी में नहीं रहेगा। ये कमाल की जमहूरियत है, आपकी बादशाहत है। मुझे नहीं समझ आती, मैं सोच नहीं सकता कि एक ब्रिटेन के अंदर पार्लियामान में खड़ा होकर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि अगर आपने चांसलर और नेशनल एक्सचेकर के चांसलर को बात की तो वो पार्टी में नहीं रहेगा। आपके सारे बादशाह हैं, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यानी कि अगर इसहाक डार साहब को, उनकी पॉलिसीज़ को आपकी पार्टी का कोई क्रिटिसाइज करे तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा, जैसे मिफ्ता के साथ हो रहा है। आप ये डेमोक्रेसी है आप लोगों की? नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको याद हो कि मिफ्ता पब्लिकली प्लेटफॉर्म के ऊपर खासतौर पे इकोनॉमी के हवाले से, जब पहले ही हालात किस तरह के हैं, अनसर्टेनिटी है, और फिर जो है वो इस तरह की बातों को इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। मिफ्ता भाई की जो इंटरव्यूज हैं, उनकी जो ख्यालात हैं, उसको अपोजिशन भी इस्तेमाल करती है। तो पार्टीज में होती है डिसेंट, सो कोई ना बोले, तो कोई ना बोले, यानी कि जो ज्यादा ताकतवर है वो दूसरे को चुप कराए। आप मिफ्ता से ताकतवर हैं डार साहब, तो मिफ्ता को चुप करवा देंगे। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये कैसी डेमोक्रेसी है? मैं बात पूरी, प्लीज मुझे बात पूरी करने दें, बिकॉज ये एक अहम सवाल आपने पूछा है। इसके ऊपर पहले से आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट किया था और उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट की थी कि जो मिफ्ता भाई के पास कोई उनकी तहफुजात हैं या कोई मशवरे हैं बजट के हवाले से, वो पार्टी के अंदर दे। पार्टी डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। तो जब डार साहब मिफ्ता को होल्ड ऑन नो लेट मी आस्क द क्वेश्चन, टाइम थोड़ा है। तो जब डार साहब क्रिटिसाइज करते थे मिफ्ता को, तब पॉलिसी ये क्यों नहीं थी? तब मिफ्ता फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, तब मुल्क के हालात बुरे नहीं थे। सो व्हाट इज गुड फॉर गूस शुड बी गुड फॉर गैंडर। बिल्कुल ऐसे नहीं है मालिक। इस तरह से मिफ्ता साहब के दौर के अंदर डार साहब ने कहीं लंबे लंबे प्रोग्राम किए हों, उन्होंने बैठकर कोई अच्छी बात भी है उसके अंदर से गलत बात निकाली हो, ऐसा नहीं है। और ये नहीं हो सकता पार्टी डिसिप्लिन, जैसे मैं कह रही हूँ कि चंद साहब को आप साथ बिठाएं, नदीम अफजल चंद को, और हमें गालियां पड़वाएं। और ये नहीं हो सकता। ये 25 अरब रुपया भी हम लेने जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है, ऐसे तो नहीं होता है। उन्होंने आपकी गर्दन पे घुटना रख के निकलवा लेते। चलेंगे, मेरा इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं इस पे यहीं पे बात करूंगा नाज़रीन कि डेमोक्रेसी ये नहीं है। बर्दाश्त पैदा करें। ये नहीं हो सकता कि हर कोई रेड लाइन है। अगर आप डार साहब पे बात करें तो आप पार्टी में नहीं रह सकते। ये अगर इन पार्टीज में जमहूरियत नहीं है तो फिर ये किस मुंह से बात करेंगे उन फोर्सेस को जिनका जमहूरियत से ताल्लुक़ कोई नहीं है कि इनको जमहूरियत के नाम पे ये रिलैक्सेशंस दें। खैर, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे LNG का क्या वो स्कैंडल है या नहीं है, और क्या ये सारे मामले को एक एनर्जी टाइकून एक मामले को हवा में उसका एक मेकिंग मोल हिल, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता क्या, कोई भी डील हो, कोई भी सौदा हो, कंट्रोवर्सी पहले दिन से हो जाती है। कुछ ऐसा माहौल बन गया है। अभी बड़ा गवर्नमेंट ने शो डाला कि जी आज़रबाईजान से हमारी बात हो गई है और हर माह वो हमें एक कार्गो देंगे LNG का, और जो बड़ी ज़बरदस्त प्राइसेस पे होगा सब कुछ। इस पर कुछ एतराज़ात उठाए और किसी ने नहीं, शायद हकान अब्बासी साहब ने, जो इसी गवर्नमेंट के एनर्जी ज़ार समझे जाते हैं,
और समझा जाता है कि उनसे ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं। और उन्होंने कहा कि जी टू जी के बजाय अगर बिडिंग होती तो फिर होता। और लोगों का ख्याल ये है, जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये भी एक ट्रोजन फीड हो गया हुआ है कि ऐसी डील बनाई जा रही है कि जिसके अंदर साल में 12 कार्गोज़ का ऑप्शन आपके पास होगा और आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन होगा ये कि जी कम से कम 5, 6 या 4 कार्गोज़ हर साल में ऐसे होंगे जहां अचानक कहा जाएगा कि जी बस वो बड़ा क्राइसिस है, शॉर्टेज हो गई है, हम क्या करें। अब जो इन्होंने प्राइस दे रहे हैं अगर मार्केट से 8-10 सेंट ज़्यादा भी है तो हमें लेना मजबूरी है। और वो जब ट्रांसलेट होगी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होगी। इसके अलावा कुछ बातें उठ रही हैं ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर भी, तो हमने कहा जरा दोनों चीज़ें क्लियर कर लें। और उसके लिए द बेस्ट गाय इज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अस। ये पहले बताएं, ये जो आपने आज़रबाईजान की डील की है, इस पर 2 सवाल उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने टू गुड टू बी ट्रू डील बन गई है कि जी आप आएँ, वो आपको प्राइस देंगे, आपकी मर्ज़ी आप लें या ना लें। और हमने जो माजी में देखा है, जब नदीम बाबर भी थे तो हमने तब बड़ी इंटरेस्टिंगली देखा, जब ज़रूरत थी तो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुए, फिर हमेशा डिस्ट्रेस सेल्स होती नहीं। कैसे करप्शन रुकेगी? और ये क्यों हुआ कि शायद हकान अब्बासी साहब का भी ख्याल ये था कि यार अब सीधा सीधा बिडिंग प्रोसेस में जाएं और उठाएं, एंड दैट्स इट। जी, पहली बात यह कि शाहिद साहब की बात तो मानी जा रही है। बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स तो आ चुके हैं, आपने देखा होगा 2, 3, 4 बल्कि पिछले हफ्ते बिडिंग के लिए टेंडर्स जो है उनका इजरा कर दिया गया है। और वक्तन फ़वक्तन PLL जो हमारी कंपनी LNG खरीदती है वो बिडिंग करती रहती है। हमारे मुल्क में क्योंकि ये पेपरा रूल्स और इस तरह के दीगर कवानीन है, तो हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं है जिसके ज़रिए अगर किसी जगह पे सस्ते दामों कोई तेल बिक रहा हो तो फौरी तौर पे हम ले सकें। हम तो नहीं ले सकते, लेकिन दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, शेल है, BP है, इन तमाम के जो ट्रेडिंग डेस्क हैं, टोटल है जो हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद है, इनके ट्रेडिंग डेस्क हैं। इनको जहाँ से डिस्ट्रेस्ड कार्गो मिलता है ये फौरी तौर पे उस कार्गो को ख़रीद लेते हैं और फिर हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे बिडिंग हो रही होती है वहाँ पे आके तेल या गैस बेच देते हैं। हमने जो डील किया हमारे ख्याल में आज़रबाईजान, पहली बात तो ये कि बिडिंग करवा रहे हैं, तो जो शाहिद साहब चाह रहे हैं कि बिडिंग होनी चाहिए, बिडिंग हो रही है, बिडिंग नहीं रुकी। 2 बिड्स, दो मुख्तलिफ टेंडर्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं सर्दियों के लिए। ये डील ऐसी है जैसे कि आपने पहले बताया कि आज़रबाईजान हर महीने पूरे 1 साल हमें कोई एक कार्गो ऑफर करेगा, डिस्ट्रेस्ड कार्गो, जिसका मतलब है कम कीमत का कार्गो, जिसका मतलब है कि एकदम अगर किसी मार्केट में कोई कार्गो अवेलेबल हो जाता है, अभी के लिए हो जाता है, अगले महीने के लिए हो जाता है, तो वो हमें ऑफर करेंगे कि आप अगर चाहें तो ये कार्गो ले लें। हम बग़ैर किसी वजह के, हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम उस कार्गो को रिजेक्ट कर दें। यानी हमने कभी कोई ऐसी डील देखी है कि उनके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है, यानी ज़रूरी है कि वो हर महीने कार्गो दें और हम 12 के 12 कार्गो रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी डिस्क्रेशन आ जाती है ना कि मेरा जब जी चाहे मैं आपका कार्गो ले लूँ, मेरा जब जी चाहे मैं कार्गो ना लूँ। आप क्योंकि करप्शन की बात कर रहे थे तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ECC का फैसला पढ़ें और उस फैसले के साथ जो अटैच्ड जो प्राइसिंग कमेटी के डिसीजंस हैं वो पढ़ें तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। उसमें यह है कि 5 या 6 स्टेप का प्रोसेस होगा ये फैसला करने के लिए कि हमें ये कार्गो चाहिए, हम खरीदेंगे या नहीं। पहली बात, हमें गैस की ज़रूरत है या नहीं उस महीने, अगर नहीं है तो द आंसर इज़ नो, रिजेक्ट। नंबर 2, अगर हमें गैस की ज़रूरत है तो ये जो मेरिट ऑर्डर इशू होता है, आपने देखा है कि सबसे सस्ता कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें पाकिस्तान में उस महीने जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें कोयला भी है, जिसमें पेट्रोल भी है, जिसमें फर्नेस ऑयल भी है, गैस भी है, उन सबसे सस्ता है या नहीं। अच्छा, और अगर नहीं तो फिर हम नहीं खरीद सकते। तीसरी बात, अगर सबसे सस्ता भी है लेकिन हमारे पास ज़र मुबादला नहीं है, हम जाके स्टेट बैंक से पूछेंगे कि ज़र मुबादला है, अगर ज़र मुबादला नहीं है तो डील को रिजेक्ट कर देंगे। चौथी चीज़, हमारे इलाके में 2 बड़ी बड़ी इंडिसेस हैं। पहली इंडेक्स है जापान कोरियन मार्कर। ये वो इंडेक्स है जो ग्लोबली रिपोर्ट होती है, जो हम ईरान पाइपलाइन के लिए भी गालिबन इस्तेमाल हुई है, उसका भी जो फार्मूला है वो JKM से रिलेटेड है।
तो JKM और दूसरी जो इंडेक्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है वो है वेस्ट इंडिया का मार्कर, यानी रीजनल मार्कर, हमारे इलाके में जो LNG ट्रेड हो रही होती है। तो दोनों जो इंडिसेस हैं उनके अंदर पिछले 30 दिन में जो कार्गो एवरेज जो प्राइस पे ट्रेड हुए हैं, इन दोनों इंडिसेस से, यानी वेस्ट इंडिया के मार्कर से भी और जापान कोरियन मार्कर से भी, दोनों से नीचे है ये नहीं, और अगर नहीं तो रिजेक्टेड। और आखिरी ये कि ये जो स्पॉट मार्केट के अंदर कार्गो ट्रेड हो रहे होते हैं उस दिन जिस दिन उनकी ऑफर आएगी, उन तमाम जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनसे नीचे है ये नहीं है, और अगर नहीं तो रिजेक्टेड। अब आप सोचें, मुल्क को ज़रूरत भी हो, जितने सोर्सेज ऑफ एनर्जी हों उनमें सबसे कम भी हो, हमारे पास ज़र मुबादला भी हो, दो जो ग्लोबल मार्कर्स, जो ग्लोबल इंडिसेस हैं उनकी 30 दिन की एवरेज से कम भी हो, उस दिन जितने स्पॉट कार्गोज ट्रेड हो रहे हैं इन दोनों इंडिसेस के अंदर, इन दोनों स्टॉक मार्केट्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के इक्विवेलेंट होती है तेल की मार्केट, उससे भी नीचे हो, ओनली देन कैन यू बाय गैस। अब आप मुझे बताएं इसमें किस जगह पे करप्शन हो सकती है? तो ये सारे बॉक्सेस टिक होंगे, सारे बॉक्सेस। अगर ये आपकी 5-6 जो चीजें, अगर इनमें से एक भी टिक होता भी नहीं होगा तो रिजेक्ट, तो वो नहीं होगा। बल्कि आपको सवाल तो ये पूछना चाहिए, यार आपने इतना मुश्किल एल्गोरिथम बना दिया, आप खरीदेंगे कैसे? और मेरे ख्याल में ये हमारे, और ये भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि हमारे मुल्क में क्योंकि हर डील के अंदर ये सवालात उठते हैं, इस वजह से प्रीएम्प्ट करने के लिए इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया है कि हमें भी बाज़ दफ़ा लगता है कि यार बड़ा मुश्किल होगा, 12 में से हो सकता है हम 4 खरीद सकें, हो सकता है 5 खरीद सकें, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क को इस वक्त हमने इंडस्ट्री की गैस कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, आपके घरों के अंदर भी रात को 9-10 बजे के बाद गैस नहीं आती, तो हमें गैस की ज़रूरत है और हमें सस्ती गैस की ज़रूरत है। हम ये 13 कार्गो इस वक्त स्पॉट मार्केट के अंदर को $8-9 की ट्रेड हो रही है, लेकिन हमारे जो लॉन्ग टर्म कार्गोज हैं वो हमें तकरीबन $13 की एवरेज दे रहे हैं। हमारे पास कोई मुल्क के अंदर तरीक़ाकार नहीं है कि हम सस्ता कार्गो जाके ख़रीद सकें, तो इस तरीक़ाकार के ज़रिए हम सस्ती गैस लेकर आएंगे और इंशाल्लाह अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो एक परसेप्शन, इस पे इतनी बहस शुरू होगी और मार्केट में काफ़ी इसके बारे में चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये भी हम सुन रहे हैं कि शायद ये एक बहुत स्विस कंपनी इन्वॉल्व है और उनका ताल्लुक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनके साहबजादे का भी ताल्लुक है, वो तो वक्त आएगा तो पता लगेगा। लेकिन एक लाहौर बेस्ड बहुत बड़े एनर्जी जार हैं, तो लाहौरी सारे लाहौरी जार ही होते हैं, आपको बता, वो लाहौरी ना करें, आपकी पार्टी लीडरशिप भी लाहौर बेस्ड है, मुझे लगता है आप मिफ्ता साहब की लाइन पे जा रहे हैं, उनके फ्यूचर से डरें, लाहौर के जार बड़े खतरनाक तो आपका जिक्र किया है, लेकिन आपको मोहब्बत नहीं भाई। एनर्जी जार लाहौर के हैं, वो भी गए थे अज़रबैजान इस डील के लिए। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जिस कंपनी से हमने डील की है सोकार, ये 100% आज़रबाईजान की हुकूमत की कंपनी है, 100%, ये नहीं कि 10% या 50% या 60%। तो अगर आप एतराज़ कर रहे हैं सोकार पे, तो आप इसका मतलब है कि रियासत जो अज़रबाईजान की है उसके साथ, उसके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं। और आप देखें, हमारे उनसे दिफाई मुआहदे भी हैं, हमारे उनसे एनर्जी के मुआहदे भी हैं, हम उनसे ट्रांसपोर्टेशन के मुआहदे भी कर रहे हैं, हम उनसे आमदोरफ्त ये जहाज़ों की एयरलाइन की को इनिशिएट करने के मुआहदे भी कर रहे हैं, ट्रेन के मुआहदे भी तो काहे को कर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि कोई एक हुकूमत ही जो है वो बोगस है या वो करप्ट का लफ्ज़ तो अजीब सा, मेरा सवाल वही है। नहीं, मैं आ रहा हूँ, हाँ। वो तो लाहौर का अगर कोई शहजादा हो, एनर्जी जार हो जैसे आप कहें, और वो हर जगह पे आपको दिखे ना, वो एक जगह पे नहीं दिखते, वो हर जगह पे दिखते हैं, आपको हर फाइल के अंदर कोई ना कोई जार दिखता है, इस वजह से आप बेपरवाह हो जाए। नहीं, लेकिन क्या अज़रबैजान में दिखे वो? नहीं, वो कहने सुनने में कई बातें आती हैं, मगर मैंने जैसे आपको बताया कि वो जार ही क्या जो हर जगह पे आपसे पहले ना पहुंच जाए, उसको जहां नजर आए कि कुछ ना कोई चीज स्ट्रक्चर हो रही तो वो कहता है मैनू ही दे दो, फिर क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि जब ये डील वहाँ फंसी नहीं, उनको मिली, गवर्नमेंट की हुई है, तो इसमें एक मार्जिन था, तकरीबन $2-3 का फ़र्क पड़ जाता है कम अज़ कम। तो अगर 8-8.5 पे वो लें, 13 पे आपको मिल रहा हो, तो अगर $10 पे भी बिक जाए तो वी आर टॉकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। नहीं, देखिए, प्राइवेट सेक्टर भी अगर यहाँ पे गैस लेकर आता है और हुकूमत को बेचने की कोशिश करता है और सस्ती गैस ला के महंगी गैस बेचता है, तो उसको फ़ायदा होगा ना। अगर कोई $8-9 की गैस ले आए
और हमारी जो कंपनियां गैस बेचती हैं उनको $11-12 की बेच दे 13 के बजाय, तो बिलियंस का फायदा उनको भी होगा, सरकार को भी थोड़ा फायदा होगा कि सरकार 13 के बजाय 12 का या 11 का खरीद रही होगी वो गैस। ये 12 से कितना? हाँ। लेकिन सरकार क्यों ना खरीदे $8 से $9 की? सवाल यह है कि ये फायदा जो एक प्राइवेट सेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी को मिल सकता है, सवाल ये पैदा होता है कि आप भी सुबह टाई पहनते हैं, मैंने आज नहीं पहनी, मैं भी कभी कभी टाई पहन के दफ्तर जाता हूं, तो हम पब्लिक सर्विस के लिए दफ्तर जाते हैं ना साहब। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बजाय इसके कि हम प्राइवेट सेक्टर से $11 या $12 की गैस खरीदें या लॉन्ग टर्म मुआहिदों की $13 की गैस खरीदें, अगर सरकार को $8 की या $9 की गैस अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली क्यों ना खरीदें। ये मुझे बताएं कि ये चीज अब तय है ऑन रिकॉर्ड कि वो जो आपने 6 बॉक्सेस बताए हैं वो सारे टिक होना जरूरी है। सारे टिक होंगे और ये ईसीसी के फैसले का हिस्सा है, और अगर कोई उनको टिक किए बगैर खरीदेगा तो वो ईसीसी के फैसले यानी काबीना के फैसले की हुक्मअदूली करेगा, और अगर वो करेगा तो उसके बाद जेल जाएगा। अच्छा, ना खरीदने के भी रीजंस नहीं, बिल्कुल किसी कोई हमने जो डील किया उसमें ये कि अगर हम ये 6 बॉक्स ना भी टिक करें और वो ऑफर करें और हम बोले रिजेक्टेड, तो इट स्टैंड्स रिजेक्टेड। लेकिन हमारा इंटरनल प्रोसेस ताकि डिलीजेंस उसमें आ जाए, हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार तय किया है, उसको काबीना से अप्रूव करवाया है, ताकि इसी तरीके और ना किसी के पास ये डिस्क्रेशन हो कि मैं तेरी डील रिजेक्ट कर देता हूं अनलेस तू कोई मुझे फेवर कर, और ना किसी के पास ये डिस्क्रेशन हो कि मैं तेरी डील एक्सेप्ट कर लेता हूं तो तू मुझे फेवर। अच्छा, एक और स्कैंडल के बारे में हम बात सुन रहे हैं, स्कैंडल्स वो जो इन द मेकिंग है कि वो कह रहे हैं कि यही एनर्जी जार साहब एक और प्रोजेक्ट भी लगाना चाह रहे थे बाउजर्स में लाने का और एक पूरा एक बनाने का अपना, और उस पर भी गवर्नमेंट का कि जी अपनी स्टोरेज फैसिलिटी बने, फिर वहाँ से बाउजर्स से पूरे मुल्क में जाएं। उस पर भी कोई आपकी मिनिस्ट्री में कोई एतराज़ हुए या कोई फंस गई हुई चीज़? नहीं, इसमें इनमें से देखिए डिलीजेंस के साथ करें तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने ये क्राइटेरिया रखा है, अगर ये क्राइटेरिया सामने रखे जाएं और मुल्क को ज़रूरत हो और कोई शख्स इंपोर्ट करके मुल्क की ज़रूरत पूरी करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, मगर जार ना हो। जार का क्या मतलब होता है? जार का मतलब ये कि मोनोपोली ना हो कि मुझे दे दो और बाकी सबको रहने दो, ये तो एक मोनोपोली बन जाती है ना। तो मोनोपोली के अंदर फिर कंपटीशन नहीं होता, फिर उससे लोगों के लिए सहूलत नहीं पैदा होती, सिर्फ प्रॉफिट या विंडफॉल किसी एक सेठ के लिए पैदा होता है। देखिए बात सुने, हमारी वजारत से सेठ को फायदा नहीं होगा, वो गलत तरफ देख रहे हैं अगर हमारी वजारत की तरफ देख रहे हैं। हम ये सेठ को हम चाहते हैं तमाम सेठ इकट्ठे होकर आएं और हमें तरीकाकार बताएं। वजारत से आपसे ज्यादा पुराना ताल्लुक है, वो वजारत की तरफ ही देखते हैं। छोटा हमारा भी है, छोटा ताल्लुक हमारा भी अब है, तो ना देखें तो अच्छा करेंगे, लेकिन हमारी वजारत को इस्तेमाल करें एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए और कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, ताकि आपस में वो हमसे ज्यादा एफिशिएंट है तो वो आपस में compete करें और कम से कम कीमत के ऊपर माल लेकर आएं। और वेरी क्विकली थोड़ा सा टाइम है, मुझे बताएं ये जो बड़ा हमने ड्रामेबाजी बहुत बड़ी बात है सुनी, रिफाइनरी लग रही है और $12 बिलियन है, किस स्टेज पे है प्रोजेक्ट? देखिए पुरानी जो हुकूमत पाकिस्तान की गुफ्तगू चल रही थी जीसीसी के एक मुल्क से, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। उसकी वजह यह है कि उसका IRR भी बहुत लो था, 7 से 9% के करीब था, और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी नेगेटिव थी। मैं माफी चाहता हूं इस प्रोग्राम में नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR की बातें कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे IRR नाज़रीन समझ लें कि आप रेट ऑफ प्रॉफिट जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, मुनाफा ही समझ लें, मुनाफा समझ शरह मुनाफा। तो वो हमारे बच्चे, मैंने इस वजह से बताया कि वो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं कॉलेजों स्कूलों को, उनको ये बातें पता होती, उनको ये पता होनी चाहिए। तो हमने एक नई पॉलिसी बना के अप्रूव भी काबीना से करवा दी और उन ममालिक के सामने भी रख दी जो इसमें हिस्सेदारी डालना चाहते हैं, जिसमें उनकी IRR जो है यानी रिटर्न या नफ़ा के शरह जो है वो 15% के करीब पहुंच जाएगी, 15% 15.1% या 15.2% हो जाएगी। और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कोई भी लगाए प्रोजेक्ट का तो वो पॉजिटिव यानी 5 तो अगर आप शरह मुनाफा उनका बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है फिर आप पेट्रोल और डीजल वगैरह की कीमत बढ़ाएंगे? जी देखें, तकरीबन हम एक लेवी लगाएंगे, 2.5% लेवी लगाएंगे डीजल के पेट्रोल के ऊपर और 10% लेवी लगाएंगे डीजल के ऊपर, और इसके जरिए हम वो फायदा क्रिएट करेंगे या मुनाफा क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से कोई लास्ट क्वेश्चन, ये जो लेवी लगेगी बिल्कुल क्विकली 2 मिनट है मैक्स,
ये जो लेवी लगेगी ये उस टाइम पे लगेगी जब वो प्रोडक्शन में चले जाएंगे, कि उस टाइम से आप लगाएंगे कि जब आपने मुआहदा किया? जब जी फाइनेंशियल क्लोजर हो जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे उस वक्त लेवी लग जाएगी। क्योंकि 3 साल तो लग जाएंगे एक कम से कम रिफाइनरी बनते हुए, तो 3 साल पहले लेवी शुरू हो जाएगी। नहीं, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल है लेवी उस वक्त शुरू होगी जब प्रोडक्शन शुरू होगी, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं ज़रा चेक कर लूँ तो फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, चले मैं इसी पे अभी लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि इस वक्त जब हम क्रूड लेने जाते हैं तो मार्केट में प्रीमियम, यानी जो भी आपको ये नहीं मार्केट में अखबार में आता कि आज खाम तेल की कीमत इतनी थी, तो हमें उस पर प्रीमियम $1.5 से $2 देना पड़ता है। जब हम डीजल लेने जाते हैं हमारा मुल्क, तो बाज़ मरतबा हमें $18 और $20 प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर हम $2 का प्रीमियम दे के खाम ला सकते हैं और पाकिस्तान में उसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो आप सोचें कि हर बैरल के ऊपर 10, 12, 15, $18 बचेंगे, डिपेंडिंग अपॉन उस महीने में कितना वो चल रहा है प्रीमियम। तो इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। चले, हमने तो ज़्यादा फिक्र इस वक्त आपकी LNG डील की थी, ये तो जब लगेगी, जब मुर्गी अंडे देगी इंशाल्लाह फिर देख लेंगे। देखिए रूस वाली बात पे आपने कहा जब लगेगी मुर्गी अंडे देगी, वो लग भी गई, मुर्गी ने अंडे भी दे दिए, लोगों ने खाने भी शुरू कर दिए, वो खागीना बना रहे हैं, रोज सुबह उससे फायदा उठा रहे हैं। फिर हमने LNG की बात की, सस्ती गैस लाएंगे, आपने उसने कहा जो मुर्गी हो गया, वो मुर्गी आ भी गई, उसने अंडा भी दे दिया, अब खाने की देर है। फिर आपने कहा ये टापी नहीं लगेगी, अब टापी की मुर्गी जो है वो अंडा देने के लिए जोर लगा रही है, तो इंशाल्लाह टापी वाला अंडा भी आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि ये हमने यानी काबीना से मंजूरी भी करा ली डील की, मुर्गी भी आ गई, मुर्गी ने अंडा भी दे दिया, अब हम अंडा फ्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जब फ्राई होगा तो। चलो लेट्स होप, इसी पे शुक्रिया आपका बहुत। लेट्स होप कि ये अंडा जो है फ्राई हो कौम के हक में, कौम फ्राई ना हो इस डील में। वी विल कीप आवर आइज फोकस्ड ऑन दिस। खास तौर पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमारी एक बड़ी क्लोज आंख है एक ऑयल डील के ऊपर, और उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज़ की सीन है और उसमें एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके साहबजादे शायद हैं। इट्स अ बिट प्रीमेच्योर, अभी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन वो होगा और अगर वो चीज़ उसी तरह हुई जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, तो यकीन मानिए फिर वो भी एक माशाल्लाह काफ़ी बड़ा स्कैंडल होगा। बट लेट्स वेट, होपफुली इट वोंट हैपन, बट इफ़ इट हैपन्स वील बी देयर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।